हेलो स्टूडेंट्स। द रोड नॉट टेकन आपकी बी हाइव की फर्स्ट पोएम है विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोइट हैं जो नेचर के बारे में लिखते हुए हमें लाइफ के सिंपल मैसेजेस, सिंपल लेसन्स देने की कोशिश करते हैं। हम पहले इसका इम्प्लाइड मीनिंग पढ़ेंगे, देन इसका हम जो पोइट का मैसेज है उसको इस लाइंस के थ्रू वो हम डेसिफर करने की कोशिश करेंगे। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। दो सड़कें जाके डाइवर्ज हो रही थी एक येलो जंगल में। येलो वुड का मतलब फॉरेस्ट है और ऑटम सीजन था तो इसलिए उसे येलो बोला गया। लीव्स जो थी वो येलो अपीयर हो रही थी तो येलो वुड यानी येलो फॉरेस्ट उस टाइम पे, यानी ऑटम सीजन का फॉरेस्ट। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। पर माफ़ी चाहूँगा मैं दोनों पे ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। और एक ट्रैवलर होने के नाते काफ़ी देर में खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और एक एक करके मैंने सड़कों को देखा जहाँ तक मेरी नज़र जाती थी। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, यानी जहाँ तक अंडर ग्रोथ मतलब काफ़ी सारे डेंस बुशेस जहाँ पे ग्रो हो गई होती हैं, यानी जहाँ तक मेरी नज़र जा रही थी, हिंड्रेंस नहीं आ रही थी, वहाँ तक मैंने उस रोड को देखा। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। तो फिर मैंने दूसरी रोड चूज़ देखी जो बहुत ही ईजी थी। जस्ट एज फेयर मतलब बहुत ही ईजी था जिस पर ट्रैवल करना, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड बिवियर। और वहीं साथ में जो दूसरी रोड थी उसका क्लेम बेटर था, यानी वो चाहती थी इसलिए बेटर था कि उस पर कोई चला ही नहीं था कभी। वो ग्रासी थी और वांटेड वेयर चाहती थी कि उसकी ग्रास को भी कुचला जाए, उस पर भी कोई चले, उसे भी एक्सप्लोर किया जाए। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम। हालांकि अगर उस पर भी गुजरते तो उसको भी पहले ही रोड जितना जो है उसे वॉर्न आउट कर दिया गया होता, यानी उसकी ग्रास भी वैसे ही वॉर्न आउट हो गई होती जैसे कि फर्स्ट रोड की हो चुकी थी। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। पर वो उस सुबह जिस सुबह मुझे ट्रैवल करना था, मुझे दोनों ही रास्ते इक्वल लग रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक्स, क्योंकि जो भी रास्तों पे पत्ते पड़े हुए थे उन्हें कुचला नहीं गया था। कुचलने की वजह से जो लीव्स का कलर ब्लैक हो जाता है दबे दबे, ऐसा नहीं था। वो सारी की दोनों रास्तों पे पड़ी हुई लीव्स यानी कि कुचली नहीं गई थी। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो मैंने इसलिए पहले वाले रास्ते को किसी और दिन के लिए रख दिया। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। ये जानते हुए कि कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते से जुड़ता जाता है, मेरे मन में ये शक भी था कि क्या मैं कभी वापस आ पाऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस। तो कई सालों बाद मैं एक लंबी सांस भरते हुए ये कह पाऊँगा, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। कि दो सड़कें जंगल की तरफ जा रही थी और मैंने वो रास्ता चुना जो कम ट्रैवल किया गया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और शायद उसी की वजह से आज ये सब कुछ मेरी लाइफ में डिफरेंट है, या मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। सो स्टूडेंट्स, अगर सिंपली देखा जाए तो ये क्या है कि भाई दो सड़कें एक जंगल में जा रही हैं और दो रास्ते हैं, एक बड़ा इजी सा नज़र आ रहा है, एक मुश्किल लग रहा है। तो जनरली सबकी टेंडेंसी होती है कि इजी वाला चूज़ करें, पर पोएट ने मुश्किल रास्ता चुना और उसकी वजह से जहाँ भी वो पहुँचना चाहता था या उस लाइफ में वो अचीव कर पाया जो किसी के लिए भी इम्पॉसिबल सा होता है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो टू रोड्स हैं, टू रोड्स का मतलब है हमें हमेशा अपनी लाइफ में दो चॉइसेस मिलती हैं। किसी भी काम को करते टाइम हमें दो चॉइसेस मिलती हैं। एक चॉइस हमें बड़ी ईजी और क्योंकि हमें एक्चुअली दोनों चॉइस में से एक को चूज़ करना है तो हमें थोड़ी देर रुक के ये सोचना चाहिए, उसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि किस रास्ते में कितनी परेशानियां हैं
और कौन कौन सा रास्ता बहुत इजी है। फिर हमें ये भी सोचना चाहिए कि उस रास्ते पे चलकर हम लाइफ में अपनी क्या अचीव कर सकते हैं, इजी वाले रास्ते पे चल के क्या अचीव कर सकते हैं और डिफ़िकल्ट रास्ते पे चलकर क्या अचीव कर सकते हैं। हालांकि जो लाइफ में हमें चीज़ें चाहिए, बड़ी चीज़ें चाहिए, बड़ी सक्सेस चाहिए, उसके लिए जो रास्ते होते हैं वो मुश्किल ही होते हैं, और मुश्किल रास्ते लाइफ में कम पीपल चूज़ करते हैं। इसलिए उस पे जो हमें हेल्प करने वाले लोग मिलेंगे वो कम मिलेंगे, यानी हमारी मुश्किलें काफ़ी होंगी। इन मुश्किल रास्तों पे हमारी मुश्किलें बहुत ज़्यादा होंगी और हमें उस पर अकेले ट्रैवल करना पड़ सकता है। ठीक है, पर जब तक हम एक्चुअली किसी भी रास्ते पे लाइफ में चले नहीं होते हैं, जैसा कि हमारा थर्ड स्टैंजा कहता है कि भाई दोनों रास्ते उस सुबह मुझे इक्वल ही लग रहे थे, तो जब तक हम एक्चुअली किसी रास्ते पे चले नहीं होते हैं तो हमें उसकी मुसीबतों के बारे में क्या पता, है ना। हो सकता है क्या पता पहले रास्ते में भी उतनी मुसीबतें होती हों, तो उस सुबह मुझे दोनों रास्ते इक्वली मुश्किल लगे, क्योंकि मैं दोनों में से किसी रास्ते पे कभी चला ही नहीं था। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो पहले वाले रास्ते पे फिर कभी आऊँगा। तो क्या लाइफ में हम एक चॉइस को, एक डिसीज़न लेके आगे बढ़ जाएं, तो क्या हम वापस आ सकते हैं? नहीं। यही शक पोएट के मन में था। उसको पता था कि वो अगर एक रास्ते पे एक डिसीज़न के साथ आगे चलेगा तो फिर वो आगे उसे अनदर और रास्ते मिलते जाएंगे, उससे उसी पे उसे आगे बढ़ना होगा, वो वापस नहीं आ सकता। यानी हमें एक डिसीज़न जो आगे ले जाता है, हमें अब फर्दर उसी को ध्यान में रखते हुए अगला डिसीज़न लाइफ में लेना होता है। पर हमें जब हम अपनी उम्र को पार कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को जी लेते हैं और फिर हम बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करते हैं अपनी लाइफ के बारे में, अपने डिसीजंस के बारे में, तब कम से कम हमें ये तसल्ली रहेगी कि हमने लाइफ में वो जो हम अचीव करना चाहते थे उसको अचीव करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। हमने वो सारी मुश्किलों को झेला और बहुत ही अपने जो डिसीज़न है सोच समझ के लिए, और उस वजह से हम आज जहाँ पहुँचे हैं वहाँ उस रास्ते पे पहुँचे हुए या उस मुकाम पे पहुँचे हैं। अगर पोएट की लाइफ से रिलेट करके देखें तो पोएट्री में करियर बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, तो पोएट के पास बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन भी हो सकता था कि वो एक सिंपल लाइफ किसी कंपनी में जॉब करके अपने वेजेस अर्न करे, अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करे, या फिर वो पोएट्री लिखने जैसा एक बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करे और अपने आप को एक इस्टेब्लिश्ड पोएट में कन्वर्ट करे, अपने आप को साबित करे कि येस ही इज़ अ वंडरफुल पोएट। तो उस रास्ते में उसको काफ़ी मुश्किलें मिलेंगी। उसे पता है कि कोई उसे सपोर्ट नहीं करेगा, जो भी करना होगा उसे खुद करना होगा। मगर उस कम से कम जब वो इस बात को, अपनी एक अचीवमेंट को पाने के बाद वो सोचेगा कि उसका ये डिसीज़न ठीक था या नहीं था, तो वो बहुत ही सेटिस्फाइड रहेगा या रहा कि यस उसने अपनी लाइफ में एक अच्छा डिसीज़न लिया, कि उसने अपने आप को एक पोएट बनाना चाहा और उस पोएट अपने आप को एक पोएट की तरह इस्टेब्लिश करने के लिए उसने अपना बेस्ट दिया और एक आज वो सक्सेसफुल पोएट है। तो होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। अब इस पोएम के बेसिस पे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं या इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं जो इसमें पूछी जाती हैं। सबसे पहली बात तो रोड है क्या? इस पोएम के अकॉर्डिंग रोड क्या है? रोड वो चॉइसेस हैं जो हमें लाइफ में मिलती हैं, या वो डिसीजंस हैं जो हमें लाइफ में लेने पड़ते हैं। तो एक सेकेंड क्वेश्चन इसमें अराइज होता है कि वाई द सेकेंड रोड हैड बेटर क्लेम। तो एज पर द पोएम द सेकेंड रोड वॉज लेस ट्रेवल्ड, इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। यानी जो सेकेंड रोड है वो बेटर क्लेम इसलिए रखती है क्योंकि वो ग्रासी है, यानी मुश्किलों से भरी हुई है, और उन मुश्किलों को हमें धीरे धीरे कम करना है, उन मुश्किलों को कुचलना है। तो वो चाहती है कि मेरे ऊपर ये जो मुश्किलें हैं उनको ख़त्म किया जाए। डिफ़िकल्ट रोड है, इसलिए उसका एक क्लेम लाइफ के लिए बेटर है, क्योंकि वो हमें लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करवाएगी। नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। ये लाइन तब आती है बेटा पोएम में जब जिस मॉर्निंग पोएट को ट्रैवल करना शुरू करना था, उस सुबह वो खड़ा होके जब दोनों रास्तों को देखता है तो दोनों पे उसे दूर दूर तक सिर्फ लीव्स ही नज़र आती हैं,
और उसको लगता है कि नहीं, दोनों का डिफ़िकल्टी लेवल तो सेम ही है, दोनों रोड्स पे ट्रैवल करने का डिफ़िकल्टी लेवल सेम है। तो वो एक्चुअली ये है कि ट्रॉडन यानी कुचलना, लीव्स का, जो लीव्स को यानी कुचला नहीं गया, कुचलने की वजह से जो ब्लैक हो जाए तो वो ब्लैक नहीं हुई है, यानी किसी कदम ने भी उनको कुचल कर ब्लैक नहीं किया, यानी दोनों स्टेप्स, दोनों रोड्स पे कोई भी कभी ट्रैवल नहीं करा है। या हमें जब हम ट्रैवल करना शुरू करते हैं तो एक्चुअली हमारे लिए जो भी रोड है वो अननोन ही है, तो हमें तो पता ही नहीं है कि किस रोड पे कितनी मुश्किलें हमें मिलने वाली हैं। तो इसका एक मीनिंग ये भी निकल के आता है कि एक्चुअली डिफ़िकल्टी किस रोड पे कितनी है वो हम नहीं जज कर सकते हैं, और वो आगे मूव करने के बाद ही समझ में आएगा कि किस पे कितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं। यानी हमने किसी भी रोड पे ट्रैवल करके उसकी लीव्स को कुचला नहीं है, उसे ब्लैक में कन्वर्ट नहीं किया है। इसके अलावा इसमें जो पोएट्री में आपको बेटा अब एज अ स्टूडेंट ऑफ 9th आपको पढ़ना है वो है पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस में कि हमें इस पोएम को ब्यूटीफाई करने के लिए या कुछ इसका मीनिंग को में जो है लाइवली मीनिंग देने के लिए हमने क्या क्या यूज़ किया। इमेजरी, पहले आपकी पोएटिक डिवाइस आती है इसमें इमेजरी। रोड में आपकी इमेजरी है। इमेजरी का मतलब ये है बेटा कि उसे एक इमेज का रूप दिया गया है, जैसे हम पढ़ें और जिसको हमारे दिमाग में एक इमेज बनती जाए। जैसे कि आपकी जब पोएम शुरू होती है तो ऐसा लगता है कि यस कि दो रास्ते हैं, एक जंगल की तरफ जा रहे हैं, माइंड में एक इमेज बनती है पहली लाइन पढ़ते ही, तो डेट इज़ इमेजरी। तो रोड को इमेजरी यहाँ पे यूज़ की गई है। सिमिली जैसे कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा बच्चे अपना उपमा अलंकार, तो इंग्लिश में जिस सेंटेंस में एज या लाइक यूज़ किया जाता है वहाँ पे सिमिली होता है। जैसे कि जस्ट एज फेयर, यहाँ पे इजी चॉइस जो थी, दो रास्ते थे, दो में से एक मुश्किल है और एक इजी है, तो जो इजी चॉइस है उसके लिए पोएट ने यूज़ किया है जस्ट एज फेयर, तो यहाँ पे सिमिली है। देन आपकी थर्ड पोएटिक डिवाइस है एजोनेंस। एजोनेंस में बेटा रिपीटिशन ऑफ वॉवल्स होते हैं एक ही पर्टिकुलर सेंटेंस में। तो जैसे कि समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, यहाँ पे ओ और ई और ए का रिपीटिशन कई बार हुआ है, आप देख सकते हैं समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, तो यहाँ पे इसलिए एजोनेंस है। एलिट्रेशन जिसे हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं, यानी आपका जो बिगनिंग लेटर होगा वर्ड्स का अगर वो सेम रहता है तो एलिट्रेशन होता है। जैसे कि वांटेड वेयर, दोनों डब्लू से शुरू हैं, तो वांटेड वेयर में एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। देन पर्सोनिफिकेशन यानी हम किसी चीज़ में को पर्सोनीफाई कर रहे हैं, यानी कि हम उसको एक इंसान की तरह एक रूप दे रहे हैं, मानवीकरण कर रहे हैं, उसका मानवीकरण कर रहे हैं, तो पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, तो पोएट कह रहा है कि रोड जो थी वो ग्रासी थी और चाहती थी कि उसे कुचला जाए। तो रोड चाहती थी, तो चाहने का काम कौन कर सकता है? रोड कर सकती है? नहीं ना, वो काम एक ह्यूमन बीइंग, एक लिविंग पर्सन कर सकता है। चाहत होती है उसकी डिज़ायर होती है कि ऐसा किया जाए, तो ऐसा रोड की डिज़ायर थी कि उसे कुचला जाए, वियर किया जाए, ट्रॉड किया जाए, तो इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। देन ये पूरी पोएम एक मेटाफोरिकल पोएम है। मेटाफोर होता है रूपक, यानी हम सिर्फ कंपेयर नहीं कर रहे बल्कि मान रहे हैं कि जो भी चीज़ है, जैसे रोड है, वो रोड को हमें लाइफ की चॉइसेस से कंपैरिजन नहीं किया है, हमने मान ही लिया है कि वो चॉइसेस ही हैं हमारी लाइफ की, लाइफ ही हमारी जो रोड है। तो रोड इन द पोएम इज़ द मेटाफोर ऑफ लाइफ। उसमें हम लाइफ का रूपक देखते हैं, लाइफ को इम्प्लाइड करके देखते हैं पूरी पोएम में कि हमारी लाइफ चल रही है और हमारी लाइफ इस तरीके से चलती है। तो पूरी पोएम ही एक मेटाफोरिकल पोएम है।